टर्म्स बार बार रिपीट करती जाऊंगी ताकि ये सारी टर्म्स आपके दिमाग में विद टाइम सेटल हो जाएं। मॉनिटर मोड, सुपरवाइजरी मोड, कर्नल मोड। सो जब भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर, देयर इज ऑलवेज अ ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि अच्छा ऐसी एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है जिसके लिए मोड स्विच की रिक्वायरमेंट है, मोड स्विच होगा, मोड बिट जो अभी इनिशियली 1 पे थी और जो यूजर मोड पे था वो मोड ट्रांजिशन होगा, मोड ट्रांजिशन होके वो मोड 0 बिट पे आएगा एंड देन द एग्जीक्यूशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो पर्टिकुलर कमांड आपकी प्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होनी चाहिए या यूजर मोड में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। मैं कमांड बताऊंगी और उस कमांड के बेसिस पे आपको ये, इनफैक्ट यू कीप ऑन नोटिंग ऑल्सो, यू कीप on noting also, please take out your pen, pencils, whatever, and I'll be telling you the command and you will tell me whether this command should be allowed to get executed in user mode or in the kernel mode, right? So the first command is set mode to kernel mode. Set mode to kernel mode. अपनी विजडम से बताओगे आंसर। हो सकता है कि अभी हो सकता है बहुत सारी क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग दैट आर न्यू टू यू, बट स्टिल अपनी विजडम से बताओगे कि क्या कोई यूजर प्रोसेस को कर्नल मोड में अपने आप मोड चेंज करने की परमिशन होनी चाहिए। नो, इट इज द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, set mode to kernel mode is a privileged instruction. Reboot, privileged instruction. Read PSW, program status word. Program status word. अभी आप एक काम करो, नोट डाउन कर लो, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर तुम्हें ये कमांड समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, कौन सी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कौन सी प्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। आई एम टेकिंग ऑन दिस क्वेश्चन स्पेशली बिकॉज इससे रिलेटेड हमेशा मोस्टली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और पूछा होता है कौन सी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होगी और कौन सी प्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होगी। सो फर्स्ट वन, सेट मोड टू कर्नल मोड, प्रिविलेज, रीबूट, privileged, read PSW, program status word, user mode, disable interrupts, privilege mode, write instruction register. I hope you are writing. Disable interrupt is privilege. Yes, is present in privilege mode. Disable interrupt is privilege instruction. Write instruction register. Write instruction register. User mode. Change memory management registers. Change memory management registers. Privilege mode. Write program counter. User mode. Read time of the day. Read time of the day. User mode. Set time of the day. Privilege mode. Change process priority. Change process priority. Change process priority. Privilege mode. This is just a small list of nearly 10 instructions जो over the period of time question papers में आई हुई हैं. You please Google for other examples. Simply type the set of instructions which are executed in user mode and the privilege mode. आपको बहुत सारे examples ऐसे मिलेंगे जो कि आप further reference के लिए please note down करके रखेंगे, right? अगर पेपर OBE नहीं होता है,
then this type of question is highly probable to come from chapter 1. कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपकी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, राइट? अगर एग्जाम ओबीई में नहीं होता है देन अदरवाइज ओबीई में भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे कम विद अ लिटिल वेरिएशन, बट अदरवाइज अगर ओबीई में नहीं होता देन दिस इज वन ऑफ द पेट क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, राइट? So now I am going to start with chapter number 2, and chapter number 2 is about operating system structure. ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट देता है जहां पर बाकी के प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यू एन एनवायरनमेंट वेयर अदर प्रोग्राम्स कैन गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? लेट मी जस्ट ओपन द चैप्टर. आई एम सॉरी, ये read the line. An operating system provides an environment within which programs are executed, right? So first topic which we are going to start with, operating system services. What are the services which operating system provides to the users of the program and program itself? आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को क्या सर्विसेज देता है और जो प्रोग्राम्स अंदर चल रहे होते हैं उनको क्या सर्विसेज देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो फर्स्ट लाइन इज जस्ट द सेम. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स आल्सो. इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स आल्सो. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेट ऑफ सर्विसेज फॉर द यूजर्स. सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. इस डायग्राम को हमने पहले भी हल्का फुल्का देखा हुआ है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. द लोअर मोस्ट लेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. The lowermost layer is the hardware. Over to it is operating system. Why operating system is over the layer of the hardware? Because operating system is known to be the resource allocator. It is the in charge of all the hardware resources. So obviously hardware को manage करने के लिए आपको एक operating system की layer चाहिए. अब ये जो आपको एक ग्रे कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं जो कि अभी हम इन सारे कामों को पढ़ेंगे वन बाय वन. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती हैं. अभी हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनको हम एक एक करके देखेंगे. नेक्स्ट इज आपका एक ये वाला इंटरफेस है जिसको मैं यूजर इंटरफेस बोल रही हूँ. यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर इट इज GUI बेस्ड. GUI कल हमने देखा ना, मैंने कल बताया था ना आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. दैट रिमाइंड्स मी, मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि आप लाइनेक्स के बहुत सारे वर्जन्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ के आएंगे. क्या क्या वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं बताएंगे कोई? एनीवन हु कैन आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I? में बेटा मुझे नाम तो पता ही नहीं चलता. पल्लवी कुमारी 36. पल्लवी, चलो ठीक है, पल्लवी कैरी ऑन. Okay, ma'am. Okay, Ubuntu, Debian, GNU and Linux Mint, Fedora, CentOS, Arch Linux, Open Source, and Manjaro Linux, Elementary OS, Red Hat Enterprise Linux. Then, ma'am, we have Kali Linux, and then Red Hat Linux, and then Deepin, Puppy Linux, and then Bodhi Linux, then Nopeng Linux Lite, then Kubuntu. You will find more than 20-30 आराम से आपको मिल जाएंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But the major ones जो हैं उनको आप हमेशा एटलीस्ट नाम ध्यान रखोगे. Red Hat Linux, SUSE Linux, Mandrake, then it was CentOS, yes, ma'am. CentOS, Fedora and Kali Linux. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7-8 हैं. These are the most prevalent जो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले टाइम में, अगर आप CS बैकग्राउंड के ही रहते हैं तो ये सारे OS आपको पता चलेंगे. The moment you are listening to any of these words, it only clicks to your mind that these are just the versions of Linux with either small or major improvements in the basic core Linux code, जो कि हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है.
ठीक है। और ओपन सोर्स वो इसीलिए है क्योंकि बहुत आराम से आप लोगों ने, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने अपनी उबंटू की एक मशीन बना ली है, क्योंकि उबंटू फ्रीली डाउनलोडेबल था, आपने उसको डाउनलोड किया और आपका एक पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट होके आ गया। जो कि विंडोज अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो विंडोज 10 जो है उसका फिर भी एक फ्री वर्जन अवेलेबल है, बट उससे पहले वाले जो वर्जन जो थे उनका कोई फ्री अवेलेबल वर्जन नहीं है। और उबंटू जो है वो विद टाइम जैसे जैसे नए वर्जन आते जाते हैं आप उसको अपग्रेड भी करते जाते हो। आई रिमेम्बर मैंने उबंटू 12 से काम करना स्टार्ट किया था। उबंटू 12 के बाद 14 आया, 14 के बाद 16 आया, 16 के बाद 18 आया, एंड करंटली शायद तुम लोगों ने जो इंस्टॉल किया होगा वो जो मेरे पास जो है वो उबंटू 20 है। सो आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने भी उबंटू 20 किया होगा, या हो सकता है उससे भी नेक्स्ट अगर वर्जन मार्केट में आ गया होगा तो वो वाला किया होगा। हम 20.04। Yes, हम तो मेरे पास 20.02 है, मेरे पास जो वर्जन है वो 20.02 है। सो दैट मीन्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू आवर कंटेंट, मैं इधर उधर भटक जाती हूँ नहीं तो। सो अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमारे पास एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी GUI बेस्ड, इट कैन बी CUI बेस्ड। CUI क्या था हमारा, command user interface through which the user interacts with the system by entering only commands। जैसे हमारा डॉस हुआ करता था, जैसे हमारा यूनिक्स हुआ करता था, तो हम सिर्फ कमांड्स को यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करते थे। अदरवाइज एक और ऑप्शन होती है बैच सिस्टम की। बैच का क्या मतलब होता है, जैसे आप बेटा एक एक कमांड टाइप करते हो ना, MKDIR, RMDIR, ऐसी बहुत, इनको हम बोलते हैं शेल कमांड्स, इनको हम बोलते हैं शेल कमांड्स। मैं शेल पे भी थोड़ी सी देर में आने वाली हूँ। ये जो कमांड्स जो होती हैं, इन बहुत सारी कमांड्स को मैं एक ही फाइल में बना डाल सकती हूँ, और वो पूरी की पूरी फाइल जो कि अब एक बैच की तरह से वर्क कर रहा है, उस बैच को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करवा दूंगी, जो कि मेरा कहलाएगा शेल प्रोग्राम। शेल प्रोग्राम इज नथिंग दैट इज अ बैच फाइल ऑफ इंडिविजुअल शेल कमांड्स। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज ध्यान से सुनना। बैच फाइल इज नथिंग दैट इज only a file which is consisting a set of shell commands which are executed together at one go। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आप एक एक कमांड टाइप करते हो, एंटर करते हो, एक कमांड टाइप करते हो, एंटर करते हो। ऐसी 6-7 कमांड्स, 10-12 कमांड्स को मैं एक साथ एक फाइल में डाल देती हूँ, और उस फाइल को मैं अगर एक साथ रन करवा देती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, बैच मोड कहलाता है। बट यूजर से जो भी इनपुट जा रही है, either using the GUI or batch or the CUI, that goes via the system call। So there is a very important layer between the operating system and the user interface। So basically system call क्या है, system call is a call for the operating system that something needs to be done for on the user's behalf। user के behalf पे user interface से कोई एक request आई है जो कि user mode में इस instruction को execute नहीं कर सकता, और उस काम को करवाने के लिए हमेशा मोड स्विच होगा फ्रॉम द यूजर मोड टू द प्रिविलेज मोड। सो मोड बिट जो अभी आपकी 1 पे थी, वो मोड बिट जो है वो 0 पे जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को करेगा, और उस काम को करने के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो दोबारा यूजर प्रोसेस को दे दिए जाएंगे, और मोड ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द प्रिविलेज मोड टू द यूजर मोड। यूजर फिर कुछ काम करना शुरू करेगा, फिर से कोई एक ऐसी कमांड आएगी जो कि वो अपने आप नहीं हैंडल कर सकता, और उसके लिए फर्दर वो प्रिविलेज मोड में इट विल ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि कौन सी सिस्टम कॉल से इंटरप्ट आई है, कौन से सिस्टम कॉल के लिए इंटरप्ट आई है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम कॉल का कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड सेंड द रिजल्ट्स बैक टू द यूजर प्रोसेस। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। कुछ जो यूजर का अपना काम होता है वो यूजर मोड में होता है, बाकी के कामों के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मोड पे डिपेंड करना पड़ता है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज जस्ट द बेसिक डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेट ऑफ सर्विसेज जो कि यूजर के लिए हैं, दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर, दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर। तो सबसे पहले आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को डिफरेंट टाइप के यूजर इंटरफेसेस देता है। यूजर इंटरफेस इन टर्न, इन शॉर्ट इट इज रिटन टू बी UI, और वो यूजर इंटरफेस आपका कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, इट कैन बी अ बैच इंटरफेस, और इट कैन बी अ GUI इंटरफेस। ये सारी टर्म्स अभी अभी हमने देख ली थी, तीनों की तीनों टर्म्स। अगर किसी स्टूडेंट को इन टर्म्स में डाउट है तो वो मुझे बता सकता है।
GUI मुझे समझ में आता है, दैट मीन्स आपको एक पॉइंटिंग डिवाइस मिल जाता है, आपको मेन्यूज मिल जाते हैं, आपको डेस्कटॉप मिलता है और आपको आइकन्स मिलते हैं जिनको डबल क्लिक करके आप अपना पूरा जो भी काम करवाना है वो करवा सकते हो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जब मैं बात करती हूँ, सो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो प्रोग्राम को लोड करे, प्रोग्राम को रन करे, और अगर रनिंग के टाइम पे चाहे तो उसका नॉर्मल टर्मिनेशन हो, चाहे तो उसका एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करे और उसको रन करे। इट कैन हैव द नॉर्मल टर्मिनेशन और इट कैन हैव द एबनॉर्मल टर्मिनेशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बेसिकली द आइडिया इज कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट देता है, मेक श्योर करता है प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में आ जाए और उसका एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाए। आईओ ऑपरेशन के लिए यूजर्स आर नॉट द इंचार्ज ऑफ आईओ डिवाइसेस। यूजर्स कैनॉट कंट्रोल द आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली। किसी भी यूजर को अगर आईओ कमांड को एक्सेस करना है, ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, प्रिंट करना है, तो जितनी भी आपके आईओ डिवाइसेस होते हैं दे all are under the control of operating system. So operating system must provide a means to do IO. Operating system जो है वो जो भी आपकी इनपुट आउटपुट कमांड होगी वो आपकी प्रिविलेज मोड में जाके एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस। फाइल सिस्टम जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर। यूजर को लगता है वो कुछ कर रहा है, फाइल्स को क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, सर्च करना, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, परमिशंस को मैनेज करना, बट इंटरनली ये सारा का सारा काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है यूजर के बिहाफ पे। ये सारा जितना भी काम यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड अ फाइल, राइट अ फाइल, डायरेक्टरी, क्रिएट, रीड, ये सारा काम जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूजर के बिहाफ पे। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से देयर आर टू प्रोसेसेस जिनको आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है, उनको इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करने की जरूरत है। द टू प्रोसेसेस कैन बी ऑन द सेम सिस्टम, द टू प्रोसेसेस कैन बी ऑन द डिफरेंट सिस्टम। एक ही सिस्टम पे भी हो सकते हैं और दो अलग अलग सिस्टम्स पे भी हो सकते हैं। अगर दो प्रोसेसेस एक ही सिस्टम पे हैं देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड मेमोरी। एक ही सिस्टम के बीच में एक शेयर्ड मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी जहां पर दो प्रोसेसेस जो हैं वो रीड कर सकती हैं और राइट कर सकती हैं। दैट मींस एक प्रोसेस जो है वो वहां पे पहले राइट करवा देगा और दूसरा प्रोसेस जो है वो वहां से रीड कर लेगा। इस तरह से दोनों प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, but if the two processes are on the different system, then the technique for communication is message passing, in which the packets are being forwarded between the two processes over the network. ठीक है, so the point is processes के बीच में अगर कम्युनिकेशन अभी नहीं भी समझ में आ रहा देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन, बट अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो दैट देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज द शेयर्ड मेमोरी, द अदर वन इज मैसेज पासिंग। अगर प्रोसेसेस सेम सिस्टम पे रही होंगी तो उनके बीच में शेयर्ड मेमोरी का कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर डिफरेंट पे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में शेयर्ड मेमोरी नहीं हो सकती, तो इन दैट सिचुएशन द कम्युनिकेशन गोज वाया द मैसेज पासिंग। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। एरर्स जो है वो आपकी किसी भी तरह के हो सकते हैं। एरर्स जो है वो आपकी सीपीयू में भी हो सकते हैं, मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल मेमोरी एरर हो गया, आईओ डिवाइसेस के एरर्स भी हो सकते हैं, पैरिटी एरर हो गया, प्रिंटर जो है ये लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर, इस तरह के भी एरर्स हो सकते हैं। और एरर्स कैन बी देयर इन द यूजर प्रोग्राम ऑल्सो। यूजर प्रोग्राम के भी एरर हो सकते हैं। एरिथमेटिक ओवरफ्लो हो गया, अटेम्प्ट टू एक्सेस द इलीगल मेमोरी लोकेशन, टू ग्रेट टू यूज फॉर द सीपीयू टाइम, किसी भी तरह के एरर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करे और करेक्ट करे। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये ड्यूटी बनती है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करे और एरर्स को करेक्ट करे। सो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, appropriate actions लेता है। Operating system should take the appropriate action to ensure the
करंट करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटेशन। क्लियर हो गया? सो ये जो हमने सर्विसेज अभी पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट 6 सर्विसेज, यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन एंड एरर डिटेक्शन, ये जो हमने 6 सर्विसेज पढ़ी हैं ये यूजर्स के लिए हैं। बट व्हाट इफ देयर इज अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, बट व्हाट इफ देयर आर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ और 3 काम करने पड़ते हैं। The first thing is resource allocation. अब think of a situation कि अभी तक तो हम मान के चल रहे थे यूजर अलोन अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है और सारे के सारे रिसोर्सेज उसी यूजर को मिले हुए हैं। बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज, इट इज अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट और मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो सिस्टम को यूज कर रहे हैं। And obviously the system resources are finite in number, and if it is finite in number, then the operating system job is to allocate those resources between the competing users. थोड़े से रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे यूजर्स में डिवाइड करने हैं, किस यूजर को प्रोसेसर दिया जाएगा, किसको मेमोरी दी जाएगी, कितनी मेमोरी दी जाएगी, आईओ किसको दिया जाएगा। तो ये सारा रिसोर्स एलोकेशन का जो काम जो है, सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी, फाइल, आईओ, स्टोरेज, इन सब का जो काम जो है ये सारा किसको दिया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग। नॉट ओनली एलोकेशन का काम, अकाउंटिंग का भी काम वो रखता है। किस प्रोसेस ने, किस यूजर ने सीपीयू को कितनी देर से ऑक्यूपाई किया हुआ है, किस प्रोसेस को, किस यूजर को कितनी मेमोरी दी गई है, कितनी देर के लिए आईओ डिवाइसेस दिए गए हैं। सो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने का काम होता है ना, यूजेज स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने का जो काम होता है, वो सारा का सारा कौन मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द यूजर्स ने क्या क्या, कितने रिसोर्सेस कितने टाइम से एक्वायर किए गए हैं, ताकि वो उसी हिसाब से बाकी यूजर्स के लिए रिसोर्सेस को मैनेज कर सके। एंड लास्ट ऑफ कोर्स इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जब बहुत सारे यूजर्स होते हैं तो हमें प्रोटेक्शन को मेंटेन करने की जरूरत होती है। प्रोटेक्शन बेसिकली मींस कंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। एक फाइल है जिसको अलग अलग परमिशंस देने की जरूरत है। एक फाइल है, लेट्स फॉर एग्जांपल मार्क्स की, यूजर टीचर को अलग तरह की परमिशंस दी हुई हैं। टीचर जो है वो तुम्हारे ब्रेकअप भी देख सकता है कि इंटर जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स जो है उसके अंदर वो मेरे को राइट परमिशन भी है, तो तुमको सिर्फ रीड परमिशन है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स आई कैन हैव द कंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ द फाइल्स और द कंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। सो बेसिकली प्रोटेक्शन मींस कि आपके सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। हर यूजर को अलग अलग परमिशंस दी जाती हैं ताकि उनको कंट्रोल्ड वे में एक्सेस किया जा सके। सिक्योरिटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद आउटसाइडर्स। सिक्योरिटी जो है, प्रोटेक्शन क्या है, पहले प्रोटेक्शन को देख लेते हैं। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग ऑल द एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। ठीक है, दैट मीन्स जिस यूजर को जिस तरह की परमिशन दी हुई है, यूजर उसी तरह से ही परमिशंस को एक्सेस करेगा। तुम्हें अगर सिर्फ रीड परमिशन दी हुई है तो तुम रीड परमिशन के साथ फाइल को एक्सेस कर सकते हो। मुझे रीड और राइट की परमिशन दी हुई है तो मैं रीड और राइट और एग्जीक्यूट जो भी मुझे परमिशन दी हुई है मैं वो सब कर सकती हूँ। सिक्योरिटी इज अ कंसर्न फ्रॉम द आउटसाइडर्स। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो आउटसाइड का कंसर्न है। दैट मीन एवरी यूजर टू ऑथेंटिक, यूजर्स बेसिकली ऑथेंटिकेट करना है ताकि आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हो और उसके बेसिस पे ही यू कैन सॉल्व द सिस्टम रिसोर्सेज। डन। सो बेसिकली अभी हमने क्या देखी हैं, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज देखी हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को प्रोवाइड करता है, whether it is a single user environment or a multi user environment. Now we are coming to operating system interface, and we have seen basically that this interface is of two types. The first one is your command interpreters or the command line interface, and the second one is your graphical user interface. ये दोनों इंटरफेस के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये आपको पता चल जाएगा ये किसका इंटरफेस दिखाया हुआ है। आपको ध्यान से देखो, मे बी यू कैन मेक आउट। नहीं, शायद शेल भी डिफरेंट है तो शायद आप नहीं समझ पाओगे।
ये दिख रहा है शेल जो मैंने सर्कल को हाईलाइट किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या होता है? ये सुपर यूजर का शेल है. दिस इज द सुपर यूजर शेल. तो अभी तुम शायद इसको समझ नहीं पाओगे. लेट मी कम अपॉन दिस टॉपिक. Okay, so now we are going to start with the system interface और system interface में how the user interacts with the system. अभी हमने वो देखना है और हम यहाँ पर दो तरह के इंटरफेस देखेंगे. एक तो हम कमांड CUI देखेंगे, कमांड यूजर इंटरफेस, और हम देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कमांड इंटरफेस, और जिसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं कमांड इंटरप्रेटर. कमांड इंटरप्रेटर जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड इंटरप्रेटर. सो बेसिकली इट अलाउज द यूजर्स टू डायरेक्टली एंटर द कमांड्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप सिंपल कमांड टाइप करते हैं और आपकी वो जो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. So what is a command interpreter? It is a special program. Look at the cursor, कहाँ पे है मेरा? Look, it is a special program that is running when a job is initiated or when a user first logs in. That means कमांड इंटरप्रेटर आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल होता है जो कि आपकी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करके रिजल्ट्स जो है वो आपको देता है. ठीक है. यूनिक्स के केस के अंदर दिस कमांड इंटरप्रेटर इज नोन एज शेल. तो आपका जो प्रॉम्प्ट होता है, जिस प्रॉम्प्ट के ऊपर डॉलर प्रॉम्प्ट होता है, डॉलर लिखा होता है ना, आपने चेक किया होगा. Yes, ma'am. सी के केस में कौन सा प्रॉम्प्ट होता है? सी के केस में कौन सा प्रॉम्प्ट होता है? सी कह रही हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, सी के बोल रही हूँ मैं. डॉस के केस में डॉस में कौन सा प्रॉम्प्ट होता है बेटा? कभी देखा नहीं आपने डॉस का? No, ma'am. चलो चेक करके मुझे बताओगे. सबके सिस्टम्स में डॉस है, सबके सिस्टम में डॉस है. डॉस का प्रॉम्प्ट मुझे चेक करके बताओगे. सो बेसिकली यूनिक्स के केस के अंदर जो हमारा कमांड इंटरप्रेटर होता है उसको मैं बोलती हूँ शेल. और यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेल्स. फॉर एग्जांपल बॉर्न शेल, सी शेल, बॉर्न अगेन शेल, Corn shell, and there is another shell which is mostly there in the Ubuntu and Linux based system, that is bash, BASH. तो आप जिस शेल पे काम कर रहे होते हो वो आपकी bash होती है. ओके, प्लीज नोट इट डाउन फॉर योर वाइवा ऑल्सो. कौन सी शेल पे काम कर रहे हो आप लोग? bash पे काम कर रहे हो. सो द पॉइंट इज कि आपको कमांड इंटरप्रेटर जो है वो आपको एक ऐसा इंटरफेस देता है जहां पे आप अपनी यूजर जो है वो अपनी कमांड्स जो है वो टाइप कर सकता है, एंड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ दिस कमांड इंटरप्रेटर इज इम्प्लीमेंटेड वाया टू वेज. This command interpreter is implemented via two general ways. It is implemented via two general ways. What are the two ways of implementing the command interpreter? The first method is that command interpreter itself contains the code to be executed. जितनी भी commands हैं उन सबका कोड जो है वो कमांड इंटरप्रेटर के पास है. The moment you are typing a command, for example आपने कोई भी कमांड का दिया कि आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, तो उसका कोड जो है वो आपके कमांड इंटरप्रेटर के पास ही है, और आपका कमांड इंटरप्रेटर जो है वो उस जंप करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर कोड लिखा हुआ है, पैरामीटर्स को सेट करेगा एंड उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर देगा. Right? The drawback for this approach is that the number of commands are fixed, because command interpreter जो है वो उसके कोड में ही embedded है. कमांड इंटरप्रेटर के कोड में ही एम्बेडेड है कितनी सेट ऑफ कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है कमांड इंटरप्रेटर. The second alternative approach is used in the Unix environment, and here the commands are implemented via system programs. Please read these lines carefully क्योंकि इससे रिलेटेड एक बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो कल मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, बैक एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है which I'll ask you in my Monday's class. So basically what I'm saying is यहाँ पर आपकी जो कमांड्स जो होती हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड लाइक अ सिस्टम प्रोग्राम. कमांड इंटरप्रेटर कमांड को नहीं समझता. आपने कमांड दी,
और साथ में एक फाइल का नाम दे दिया। सो बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर को क्या पता चला है कि ओके दिस इज सम कमांड, वो बिन वाले फोल्डर में जाएगा। रिमेंबर हमने एक बिन फोल्डर बात किया था, रूट के अंदर एक बिन है विच इज द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल फोल्डर। सो आपकी जितनी भी कमांड्स होती हैं RMDIR, MKDIR, RM फॉर मेकिंग अ फाइल, मैन, कैल, chmod, ये जितनी भी सारी आपकी कमांड्स हमने थोड़ी बहुत जो डिस्कस करी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, these all commands are there in root के bin के folder के अंदर। So every time a user is entering a command, command interpreter does not understand the command, but it tries to locate a file in the memory and execute it। वो बिन फोल्डर में जाएगा, बिन फोल्डर में से उस RM वाली फाइल को लोड करेगा, उसके साथ में उसको वो पैरामीटर देगा file.txt, और फिर आपकी जो पूरा का पूरा एक्शन जो है वो टेक ऑन किया जाएगा। प्लीज रीड दीज लाइंस, यहाँ से अपने आप पढ़ो। इन दिस केस से लेके यहाँ तक जितना मैंने येलो पार्ट हाईलाइट किया हुआ है वो सारा का सारा पढ़ेंगे आपका। Is it okay? Yes, ma'am. So what I'm saying is there are two ways of implementing the command interpreter. In the first way, the code for the command itself is embedded in the command interpreter, which makes the command interpreter limited in size. I cannot increase the number of commands. But in the second case, which is implemented in Unix, all the commands are implemented like system programs. All these commands are loaded in root के bin के folder में. If I want to make a new command, सोचो मैं अगर एक नया प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, मैं एक नई कमांड बनाना चाहती हूँ, तो उस नई कमांड को मैं बिन के फोल्डर में अगर सेव करवा देती हूँ, तो ऑब्वियसली द मोमेंट आई एम राइटिंग अ पर्टिकुलर कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, मेरी वो कमांड जो है चल जाएगी। मेकिंग दिस सेकेंड अप्रोच makes the size of the command interpreter expandable. That means मैं अपने command interpreter के अंदर और नई commands को भी add कर सकती हूँ by creating new programs. Done? Is it okay? The programmers, in this way, programmers can add new commands to the system easily by creating new files with the appropriate name. Command interpreter program, which can be small, does not have to be changed for new commands to be added. Command interpreter को change नहीं करने की जरूरत आपको क्या change करने की जरूरत है? आपको सिंपल अपना एक प्रोग्राम जिसको आप डालना है उसको आप सिस्टम प्रोग्राम्स की तरह से रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस की जो कहानियां हैं ये दैट इज द ओल्ड स्टोरी, वो मैं बार बार इन चीजों पे नहीं आऊंगी, ये सब आप खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा जो है ये आपका सेल्फ स्टडी है। देन एंड चॉइस ऑफ इंटरफेस भी जो है आपका ये सेल्फ स्टडी है। ये 2-3 टॉपिक्स जो है बिकॉज इट्स हाईली थ्योरेटिकल, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी टू टेक ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ये 2 टॉपिक्स आपके सेल्फ स्टडी हैं। नाउ वी आर कमिंग टू, देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर मैं अपना ओरिजिनल डायग्राम की बात करती हूँ, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की बात की थी, हमने ये सारी की सारी सर्विसेज देख ली हैं, हमने अपना यूजर इंटरफेसेस देख ली हैं। नाउ व्हाट लेफ्ट इन बिटवीन इज सिस्टम कॉल। व्हाट इज लेफ्ट इन बिटवीन इज सिस्टम कॉल। तो अब हम अपने सिस्टम कॉल को देखते हैं। व्हाट इज सिस्टम कॉल? बेसिकली सिस्टम कॉल इज नथिंग, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन इंटरफेस between the process and the operating system. Please mute yourself. System call provides an interface to the services made available by the operating system. Operating system बहुत सारी services available करवाता है जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, बट उन सर्विसेज को यूजर्स डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को एक इंटरफेस चाहिए होता है और उस इंटरफेस को हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। सो बेसिकली
It acts like an interface between the operating system and the processes. These system calls are written in either the C language, C++ language or some assembly language instructions. आपको अभी समझ नहीं पा रहे होगे कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं. तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो बुक का ही एग्जांपल है, तुम्हें पढ़ने के लिए भी आसान रहेगा. तुम सोच के देखो कि तुम्हें एक फाइल कॉपी पेस्ट करनी है. कॉपी पेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? कंट्रोल सी कंट्रोल वी. आपने फाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया. आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज शॉर्टकट्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ठीक है. या फिर आप क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो और आपका एक राइट क्लिक का एक मेन्यू आता है, उसमें आप कॉपी पे जाते हो, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हो, डेस्टिनेशन पे भी राइट क्लिक करते हो, वहां पे जाके पेस्ट कर देते हो. यूजर को लगता है यूजर ही सारा काम कर रहा है. But believe me, everything is being done by the operating system and everything is treated like a system call. Examples of system calls used when you are copying a source file to a destination file. इन सारी examples को भी हम देखते हैं कैसे कैसे ये एग्जाम्पल्स होते हैं. तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम कॉल का आपको सीक्वेंस दिया हुआ है. ये आपको क्या दिया हुआ है? सिस्टम कॉल का एक सीक्वेंस दिया हुआ है. यूजर से इनपुट फाइल का नाम लेना है, दैट इज अ सिस्टम कॉल. उसको करने के लिए एक प्रॉम्प्ट आएगा यूजर के पास. यूजर उस प्रॉम्प्ट में अपने इनपुट को डालेगा, एक्सेप्ट करेगा. सिमिलरली उससे एक आउटपुट फाइल का नाम लेना है, राइट द प्रॉम्प्ट टू द स्क्रीन, और यूजर से आउटपुट फाइल का नाम लेना है. अगर आउटपुट फाइल जो है, अगर इनपुट करना है ओपन फाइल को, अगर इनपुट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अबॉर्ट कर देना है. दिस इज अगेन अ सिस्टम कॉल. अगर आपकी इनपुट फाइल एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट फाइल को क्रिएट करना है. बट अगर आउटपुट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अबॉर्ट कर देना है. ये सारी सिस्टम कॉल्स हैं. द वन विच आई एम हाईलाइटिंग, एवरीथिंग इज अ सिस्टम कॉल. इंटरनली आपको बहुत आसान लगता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता है, बट होता क्या है कि एक इनपुट फाइल होती है, एक आउटपुट फाइल क्रिएट की जाती है. इनपुट फाइल को रीड करने के लिए उसे ओपन किया जाता है, उसका ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा रीड किया जाता है, और जो आपकी आउटपुट फाइल होती है उसमें वो ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा जो है वो राइट किया जाता है until the end of the file is reached. अगर end of the file read का आ गया है, फर्स्ट फाइल का आ गया है, तो एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर जो है वो डेस्टिनेशन फाइल पे मार्क किया जाता है और दोनों फाइलों को बंद किया जाता है, और इसके बाद आपका प्रोग्राम का टर्मिनेशन होता है. समझ रहे हो? तो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी सीरीज ऑफ सिस्टम कॉल, सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है सिंपल एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले ऑपरेशन के लिए. यूजर को लगता है कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, बट यूजर कुछ नहीं कर सकता. कैन यू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल? आप पढ़ सकते हो कौन से सेक्टर के प्लेटर के जाके डेटा पढ़ना है. डेटा जो है वो वंस एंड जीरोस में सेव किया होता है. उस डेटा को जो रीडिंग और राइटिंग वाला जो काम है वो एज ए यूजर नहीं कर सकते, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. डेस्टिनेशन फाइल को क्रिएट करेगा, डेस्टिनेशन फाइल जो क्रिएट की है उसको परमिशंस देगा, कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करवाएगा और दोनों फाइल्स को क्लोज करेगा. सो अगर दोनों फाइल्स जो हैं वो ओपन हो गई हैं तो अब एक लूप स्टार्ट करेगा. रीड अ फाइल, रीड द इनपुट फाइल, राइट टू द आउटपुट फाइल. रीडिंग कब तक करनी है? जब तक आपकी मतलब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक रीडिंग फेल नहीं हो जाती, और उसके बाद आपने अपनी आउटपुट जो है उसको क्लोज कर देना है. राइट द कंप्लीशन मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड टर्मिनेट एबनॉर्मली. सो द पॉइंट इज, हर छोटे से काम के लिए भी यूजर जो है वो बहुत सारे एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ योर सिस्टम कॉल्स. डन. सो हर चीज जो है वो इंटरनली आपकी सिस्टम कॉल के थ्रू ही इंप्लीमेंट की जाती है. डन. नेक्स्ट वी हैव इज कि सिस्टम कॉल्स अगर इतनी सारी हैं, हर चीज के लिए सिस्टम कॉल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारी सिस्टम कॉल्स को मेंटेन कैसे करता है? फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ सिस्टम कॉल इंटरफेस. For that, operating system maintains a system call interface. That means आपकी जितनी भी system calls हैं, they are identified by a number that is known to be the system call identifier. Operating system maintains a
table of system calls, and each of the system call is identified by an ID, right? The moment, look at this diagram. The diagram is handling of the user's application invoking the open system call. आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक सिस्टम कॉल आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे हैंडल करता है. Let's say there is a program which is being executed और उसको कुछ ओपन करना है. Open being a privileged command, it cannot be executed in the user mode. So there has to be a mode transition. So mode transition takes place from the user mode to the kernel mode. The transition takes place from the user mode to the kernel mode. इस लाइन के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो यूजर मोड में है, नीचे जो भी काम हो रहा है वो प्रिविलेज मोड या सुपरवाइजरी मोड में काम हो रहा है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टेबल. दिस इज द टेबल जहां पर हर सिस्टम कॉल को एक नंबर दिया गया है. ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन वाली सिस्टम कॉल का नंबर देखा, लेट्स से उसका नंबर जो भी था आई, उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस पे जाएगा और सिस्टम कॉल के कोड को एग्जीक्यूट करेगा. सिस्टम कॉल के कोड को एग्जीक्यूट करेगा. एंड वंस द कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, it gives the control and the results back to the system call interface, and from the interface it goes back to the user program. So basically यूजर से रिक्वेस्ट आती है सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास. इंटरफेस जो है वो एक टेबल के अंदर सिस्टम कॉल के आईडी को ढूंढता है. आईडी से जाके मुझे कोड पता चलता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम कॉल इज बीइंग डन. उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट होता है दोज आर रिटर्न बैक टू द यूजर एप्लीकेशन. आई वांट यू टू रीड 2-3 लाइंस, ठीक है, ताकि तुम्हारी क्लैरिटी खुद बढ़ जाए. वैसे आई होप समझ आ ही गया होगा. Typically, a number is associated with each system call, and the system call interface maintains a table indexed according to these numbers. System call interface then invokes the intended system call in the operating system kernel and returns the status of the system call and any return values. So जो यूजर प्रोग्राम है, जो कॉलर प्रोग्राम है, उसको ये पता होने की जरूरत नहीं है कि वो सिस्टम कॉल इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हो रही है या कैसे एग्जीक्यूट हो रही है. उसको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसको सिस्टम कॉल का पता होना चाहिए, उसको एक एपीआई पता होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है. आप खुद देखो, आपको एक एपीआई मिला होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. लेट्स फॉर एग्जांपल आप वर्ड पे काम कर रहे हो, आप फाइल पे क्लिक करते हो, आप ओपन पे क्लिक करते हो, आप क्लोज पे क्लिक करते हो, आप डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है. रीडिंग कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो. सो बेसिकली आपको एक एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टाइप मिला हुआ है, एक इंटरफेस से मिला हुआ है जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर पाते हो. डन. अटेंडेंस वैसे अभी 5 मिनट है, मैं छोटा सा टॉपिक और करवा सकती हूँ. सो हाउ द पैरामीटर्स आर बीइंग पास्ड. बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी आपको सिस्टम कॉल को एक्सेस करना है फ्रॉम द यूजर मोड टू द कर्नल मोड, सम पैरामीटर्स आर बीइंग पास्ड. सम पैरामीटर्स आर बीइंग पास्ड. वो पैरामीटर्स को पास करने के लिए देयर कैन बी 3 जनरल मेथड्स. There can be 3 methods for passing the parameters to the operating system. The first method is your registers. आप सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स वगैरह रिजर्व कर लीजिए. उसके अंदर जब भी एक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करवाना है, पैरामीटर्स जो है वो उस सीपीयू रजिस्टर्स में डाल दिए जाएंगे. बट द सीपीयू रजिस्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर. अगर मुझे ज्यादा पैरामीटर्स को भेजना हुआ, then this approach cannot be used. The second option is reserve a block or a table in memory.
मेमोरी में कुछ एरिया रिजर्व कर लो. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक एरिया रिजर्व कर लिया जो कि आपका यूज हो सकेगा. दिस इज द सेकेंड अप्रोच. यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करवानी थी, लेट्स से सिस्टम कॉल नंबर 13, और उसका कोड जो है वो कहीं और, सिस्टम कॉल का कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में लिखा हुआ है. ऑब्वियसली सिस्टम कॉल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में ही सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दिया होगा. सिस्टम कॉल का कोड तो यहाँ दिया हुआ है, बट द पैरामीटर्स आर अवेलेबल समवेयर एल्स विच इज ऑल्सो पास्ड, कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके एक्स लोकेशन पे अवेलेबल हैं, एंड दोज आर पास्ड टू द सिस्टम कॉल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. And the third method is using a stack. All the parameters are pushed on the stack when it is being called, and at the receiving side जब system call execute हो रही होती है वो सारे के सारा parameters जो होते हैं they are popped off the stack by the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रेफर करता है ईदर द सेकेंड मेथड और द थर्ड मेथड, बिकॉज सेकेंड और थर्ड मेथड में देर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द पैरामीटर्स बीइंग पास्ड विच इज इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट मेथड व्हेन आई एम यूजिंग द रजिस्टर्स. So with this I am just stopping here myself. कल की क्लास के अंदर, मंडे की क्लास में हम अपना सेक्शन 2.4 से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल. बट गर्ल्स प्लीज जितना मैंने आज पढ़ाया है ये आप लोग पढ़ के आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए. एंड लेट मी कम अपॉन द अटेंडेंस पार्ट.